स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शन में ना हो करके अलग अलग डायरेक्शन में हो तो कैसे हम एक का कंपोनेंट निकाल के दूसरी डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद वर्क डन हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग आगे देखेंगे कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले पे हम लोग अलग अलग केसेस देखेंगे। हालांकि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं। उन स्पेशल केसेस को आज हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। तो पहला केस आ जाता है इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम होगा। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा के जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 1, और एफ इंटू एस एज यूजल जैसे होता है वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस। अच्छा, इसका केस हम लोग देखेंगे कि कब कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जा रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ और एस दोनों ही एक डायरेक्शन में आ जाएं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। जैसे ये कोई बॉडी है, बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है बॉडी का। तो इसका मतलब कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हमको मैक्सिमम मिलेगा और वो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे दूसरा केस है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कॉस थीटा मतलब कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है। इसका मतलब कि W इज इक्वल टू हम लोग कितना भी फोर्स लगा लें और कोई भी डिस्प्लेसमेंट कर लें, अंत में जो इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब वो पूरा वर्क डन ही क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब ज़ीरो, इसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो आ गया। इसका मतलब कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो इसका मतलब वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज करिए एक कुली है, कुली ने कुछ सामान उठाया अपने सर पे कुछ सामान उठाया है और वो आगे बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है हॉरिजॉन्टली, और वर्क डन वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी देखा जाए तो ये हो जाएगा डायरेक्शन mg, और डिस्प्लेसमेंट इधर को जा रहा है। इसका मतलब इसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी किसी कुली द्वारा ले करके हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा है। साइंटिफिकली हम लोग कह सकते हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहा। हालांकि वो काम तो करता ही है क्योंकि उसको थकान भी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में देखा जाए कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी इट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ऐसे ही हम लोग थर्ड केस देखते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड एंड द लास्ट वन। थर्ड केस हम लोग देखते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जी हाँ,
180 डिग्री का मतलब क्या है कि फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए? ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, ऐसा तो अजीब सा केस बता रहे हैं। ऐसा देखने को मिलेगा कब? जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ उठाया जाए हाइट h पे, और ग्रेविटी फोर्स अपना लगा रही है किधर? इधर mg, और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है और वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द gravity will be in the downward direction. Then easily we can see that here the angle between the displacement and the force is 180. In this case, यहाँ पे इस केस में हम लोग देखेंगे कि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अभी तो हम लोग mg ना देख करके, mg ना कंसिडर करके s ही कंसिडर कर रहे हैं, और s और इनटू cos 180, cos 180। अच्छा, W इज इक्वल टू F इंटू S FS cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू क्या रख दी? -1। तो क्या मिल जाएगा हमको? -FS। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्क डन जो है निगेटिव में आ रहा है। वर्क डन का मैग्नीट्यूड जो है वो निगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है? निगेटिव आने का मतलब क्या है कि वर्क डन निगेटिव में हो रहा है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे समझ सकते हैं? प्रैक्टिकली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, वर्क डन फोर्स नीचे के डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में mg द्वारा ये डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, हमने इसको उठा करके ऊपर की तरफ उठाया है, तो हमारे द्वारा जो काम किया गया है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसने क्या किया? ये एक मोशन का अपोज कर रहा है। ये मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। जी हाँ, ये मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। इसीलिए ये वर्क डन निगेटिव में जा रहा है। ये वर्क डन किस में जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है। ये काम इसको ऊपर उठाने में नहीं कर रहा है, काम इसको नीचे लाने में कर रहा है, लेकिन ये नीचे लाने में सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है, हमने इस फोर्स को ओवरकम करके इस फोर्स अपने जो मैकेनिकली हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग उठा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब हमारे फोर्स को ये अपोज कर रहा है। इसका मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन ये जो काम कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये इसका जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव है, इसको साधारणतः इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ये A एंड B दो व्यक्ति हैं, A ने B को 500 रुपये उधार दिए हैं, A ने B को 500 रुपये उधार दिए हुए हैं। और अगर कोई इससे पूछेगा कि B से अगर कोई पूछेगा कि भाई जो है तुम A से कितना रुपया लिए हो, तो ये बताएगा कि हमने इससे 500 रुपये लिए हैं। तो इसका मतलब ए का जो है बी के ऊपर 500 रुपये उधार है। लेकिन अगर इसको उल्टे तरीके से पूछा जाए कि बी का कितना रुपया ए पर उधार है, बी का कितना रुपया ए पर उधार है, तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि बी का एक भी रुपया ए पर उधार नहीं है, बल्कि उल्टे बी ने 500 रुपये ले रखा है ए से। तो इसका मतलब हम लोग इसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए तो कहा जाएगा कि -500 रुपये बी का ए पर उधार है। इसका मतलब उधार है वाला जो लैंग्वेज है, उधार है वाला जो लैंग्वेज है वो हम लोग बी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि बी के पास एक भी रुपया इसका उधार नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस यूज कर रहे हैं, ताकि ये बता सके, ये माइनस ये शो कर रहा है कि ये जो केस है वो उल्टा है। ये केस क्या है? उल्टा है। इसका मतलब ये इसी से सिमिलरली हम लोग इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर
वर्क डन हो रहा है मैकेनिकली किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, लेकिन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव लिया गया है, लेकिन ये जो फोर्स है अप्लाई किया गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिया गया है नेगेटिव डायरेक्शन में। जस्ट अ कन्वेंशन है, ये क्या है, कन्वेंशन है। एज यूजुअली जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आते जाएंगे। अच्छा खैर, ये तीनों कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट्स पे, यूनिट्स ऑफ वर्क डन। यूनिट ऑफ वर्क डन, हम लोग वर्क डन को एज अ एनर्जी कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस एनर्जी पर ही इफेक्ट पड़ता है। कोई बॉडी किसी के दूसरे बॉडी के ऊपर अगर वर्क करती है तो इसका मतलब वो एनर्जी अपना लूज करता है, तो उससे एनर्जी लूज ऑफ एनर्जी के बराबर ही वो वर्क डन करता है। इसीलिए हम लोग इसको वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में ही लेते हैं। और एनर्जी का यूनिट हम लोग जानते हैं वो होता है जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसी क्रम में हम लोग वर्क डन की एनर्जी को भी जूल में ही कंसीडर करते हैं, जूल। अच्छा, बाय द फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू का हम लोग अभी हम लोगों ने देखा है ये क्या है, 1 जूल। और फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट 1 मीटर। एसआई यूनिट है फोर्स का, एसआई यूनिट है डिस्प्लेसमेंट का, और एसआई यूनिट यहाँ पे वर्क डन का भी है, मतलब जूल है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर यहाँ पर अगर किसी ने आपसे पूछा कि हाउ विल यू डिफाइन द 1 जूल वर्क डन, तो बाय द फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए, कितना फोर्स अप्लाई किया जाए, 1 न्यूटन, और बॉडी ए से बी तक क्या करे, मूव करे, ए से बी तक मूव करे, और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो, 1 मीटर। इसका मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर किसी बॉडी के ऊपर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करे, बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे 1 जूल वर्क डन हुआ है। कितना वर्क डन हुआ यहाँ पे, 1 जूल। एक बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गई, इसका मतलब यहाँ पे 1 जूल का फोर्स 1 जूल का वर्क डन कंप्लीट किया गया, 1 जूल का। अच्छा, इसको सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं अर्ग, मतलब 1 जूल को सीजीएस सिस्टम में हमने चेंज किया है, तो ये 1 अर्ग हो जाएगा। अब सीजीएस सिस्टम में इसका अलग थोड़ा फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं क्या होता है। 1 न्यूटन को अगर यहाँ पे हम लोग चेंज कर दें, चलिए देखते हैं, 1 न्यूटन को हम लोग सीजीएस सिस्टम में चेंज कर दें तो वो डाइन में हो जाएगा। न्यूटन का सीजीएस सिस्टम क्या होता है, डाइन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन इंटू 1 मीटर। और यहाँ पे 1 मीटर को, इसको भी आप सीजीएस सिस्टम में चेंज कर दे, 1 मीटर को सीजीएस सिस्टम में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मीन्स दैट 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2 डाइन सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और यहाँ पे 1 जूल है, 1 जूल।